हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा टाइम चला गया है, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं किया है। क्या अब भी हमारे पास कोई टाइम है जिसके लिए हम कर सकते हैं? काफ़ी मुझे दुःख होता है कई बार काफ़ी बच्चों के लिए जो कि उनके पास आखिरी अटेम्प्ट होता है 12th के बाद में भी, उसके बावजूद भी वो अपना टाइम खो देते हैं और अभी उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो जेईई एडवांस के लिए क्लियर कर पाएँगे। तो मैं इस बात को देखते हुए, बच्चों की इस डिस्कशन को देखते हुए मैंने ये एक वीडियो बनाने का प्लान किया। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर हमने इस चीज़ पे डिस्कशन किया था कि मेंस के एग्ज़ाम में किन-किन टॉपिक के डेफ़िनेटली क्वेश्चन्स आते हैं। इस बार मैं एक वीडियो देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए, जो कि ये कहना चाहते हैं कि सर हमारा टाइम निकल चुका है, अब हमारे पास थोड़ा-सा टाइम बचा है। इस बचे हुए टाइम में हम क्या करें कि हमारा डेफ़िनेट जेईई एडवांस के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो इसी पर आधारित मैंने एक प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है, जो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम एडवांस के लिए सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम एफ़र्ट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो एक प्रेज़ेंटेशन देखिए। तो इस प्रेज़ेंटेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट 3 पिछले वर्षों का मैंने हिसाब लगाया और मैंने कॉमन रैंक लिस्ट के अंदर जो परसेंटाइल आए थे सेलेक्ट होने के लिए एडवांस के लिए, ये मैं आपके सामने आप देख रहे होंगे लिस्ट के अंदर, जिसमें 2023 2023 पिछले साल का ही कट ऑफ था 90.77 परसेंटाइल। उससे 1 साल पहले 88.4 था और 2021 में 87.89 था। तो अपन देखते हैं कि 21 और 22 के अंदर लगभग बराबर सा 88 मान लीजिए लगभग, और फिर 23 के अंदर लगभग ये 91 के आसपास जा रहा है। इतना परसेंटाइल का कट ऑफ रहा। ये वो कट ऑफ है जिसमें इतने कट ऑफ जिसके परसेंटाइल में मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं एडवांस का पेपर देने के लिए। तो इस साल भी 2024 अगर अपन देखेंगे तो रफली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 2023 के आसपास का ही रहना चाहिए और 91 के आसपास मान लीजिए 91 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ रहना चाहिए। तो उतने परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए कितने मार्क्स आए थे हमने इस बात का भी स्टडी किया। तो इसके लिए देखते हैं ये अगली स्लाइड। ये मैंने पुराने स्टूडेंट्स के जो हमारे पेपर बच्चों ने पेपर दिए थे उनके परसेंटाइल के मार्क्स के आधार पर एक लिस्ट तैयार की है। पिछले साल टोटल जो अगर हम अपन पेपर देखेंगे तो 2023 के अंदर जनवरी और अप्रैल सेशन में कुल मिला के टोटल 24 पेपर्स हुए थे। अगर हम देखें जनवरी के अंदर 12 पेपर अब हुए थे 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। तो इसमें 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे। जैसे आप देखिए कि जनवरी के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो टेंटेटिव मार्क्स हमने कैलकुलेट किया है कि आप 90.77 परसेंटाइल आने के लिए मार्क्स कितने चाहिए थे, तो 79 मार्क्स जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अंदर था, सेकंड शिफ्ट में 78 था। ऐसे आप देखेंगे तो 85, 91 25 जनवरी के पेपर में था, 29 जनवरी के अंदर 82, 86, 30 जनवरी के अंदर 75, 78, 31 जनवरी में 78, 90 और 1 फरवरी में 106 और 102। अपन देख रहे हैं लगभग बढ़ता जा रहा है। अगर अपन जनवरी के अटेम्प्ट की बात करें तो मिनिमम 75 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट के 90.7 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं और अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 106 जो फरवरी का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, ऐसा आ रहा है। ऐसे ही अगर हम अप्रैल सेशन की बात करते हैं तो अप्रैल सेशन के अंदर 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक पेपर हुए थे, जिसमें से 2 सेशन ऐसे थे जो सिर्फ एक ही शिफ्ट के थे, 12 अप्रैल और 15 अप्रैल के। अगर इसमें अपन ध्यान से देखेंगे तो 100 मार्क्स 88 मार्क्स 6 अप्रैल वाले में थे, 8 अप्रैल में 97 95, 10 अप्रैल में 109 102 और 11 अप्रैल में 96 94 और 12 अप्रैल के अंदर 85। ओवरऑल अपन देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट 15 अप्रैल को 110 मार्क्स का हिसाब बैठा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो पूरे जो टोटल पेपर हुए थे 24 पेपर, तो इन सारे पेपर का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद फाइनली एक कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है जिसका कट ऑफ 90.77 परसेंटाइल है। तो 90.7 परसेंटाइल मार्क्स लाने वाले वो बच्चे कौन कौन थे, तो हम देखेंगे कि 30 जनवरी को जिसके 75 मार्क्स आए थे वो भी इस परसेंटाइल को अचीव कर रहा था और 15 अप्रैल को जिसके 110 नंबर आए वो भी ये परसेंटाइल ले रहा था।
यानी परसेंटाइल तो 90.77 है, पर मार्क्स अलग अलग है। तो अगर अपन इस तरह से समझें तो आपको 90.77 परसेंटाइल लाने के लिए 75 मार्क्स मिनिमम चाहिए और 110 मैक्सिमम चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन देखते हैं तो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपको मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए थे टोटल तीनों सब्जेक्ट के मिला के। तो ईच सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर की ज़रूरत है। और अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन अपने पास में पेपर में एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, तो 6 चौक 24 यानी कि 6 क्वेश्चन करोगे तो आपके 24 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर 7 क्वेश्चन करोगे तो इससे भी ज़्यादा परसेंटाइल आपके आएंगे। तो कम से कम आपको 7 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप पिछले साल का हिसाब देखते हैं, अगर वही हिसाब इस साल का मान लेते हैं, तो अगर अपन देखते हैं अप्रैल के अटेम्प्ट में तो अपना मैक्सिमम जो गया था, अप्रैल का आखिरी पेपर था जिसमें 110, 15 अप्रैल का जो पेपर था उसमें हाईएस्ट 110 मार्क्स का था। तो जिसके 110 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में मिला के आ रहे थे, तो टोटल एक सब्जेक्ट के अंदर 37 मार्क्स हो गए। और एक क्वेश्चन के अगर अपन 4 नंबर मानते तो 9 चौक 36, यानी 9 क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके 36 मार्क्स आते हैं। 37 मार्क्स लाने के लिए अपन ने 10 क्वेश्चंस ले लिए। तो पर सब्जेक्ट आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 110 को कैटेगरी अपन मान ले टोटल पास होने के हिसाब से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने एक जनरल लिस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। कट ऑफ के मार्क्स और भी हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसमें आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या OBC कैटेगरी के हैं या और हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं, तो उनके लिए इससे भी कम कट ऑफ था। तो मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को कम से कम 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में सही करने होंगे। ओवरऑल हम कहेंगे तो उसको 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में सही करने होंगे अगर उसे एडवांस का कट ऑफ क्लियर करना है। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था। ज़्यादातर बच्चे एडवांस के हिसाब से जाना चाहते हैं, जेई IIT JEE के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका आखिरी अटेम्प्ट का भी है, यही इनके लिए आखिरी मौका भी है। तो उनके हिसाब से मैंने वीडियो तैयार किया है। तो उनके लिए सामना रिजल्ट क्या है कि उनको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे मिनिमम 30 क्वेश्चन उनको सही करने होंगे तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर। अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे किसी का केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है, किसी का फिजिक्स अच्छा हो सकता है, तो टोटल आपको वैसे एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन करने के लिए होते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर मान लो 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं या 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो फिर आपका कोई एक वीक सब्जेक्ट है तो आपको उसमें कम ही क्वेश्चन सही करने होंगे। तो एक तरह से आप 30 क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं, तो अगर आपने एक क्वेश्चन में 18 कर लिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट में 12 कर लिए, तो 30 तो आपके 2 ही सब्जेक्ट के हुए। तो तीसरा सब्जेक्ट तो आपको एडवांटेज ही देगा नहीं, आपकी श्योरिटी होगी। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि आसानी से इसको किया जा सकता है। मैं बच्चों से कहूँगा कि इस आखिरी टाइम में अपने आप में घबराहट ना पैदा करें, आप एकदम प्लानिंग के साथ करें। जो अनप्लान्ड रहते हैं, जो थोड़े से उल्टी-पुल्टी और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उसकी बजाय कैलकुलेशन करें और जो आसानी से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो 30 क्वेश्चन है वो आप कई तरह के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट में बराबर करें तो उस हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन फिजिक्स के इससे आएंगे और केमिस्ट्री में 10, मैथ्स में 10। तो मैं फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे अगर आप एडवांस के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर बराबर का हिसाब मानते हैं। तो मैं अब यहाँ पर जो अपना लेक्चर जो वीडियो है इसमें मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि आप फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो वो कौन से 10 क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसकी श्योरिटी होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पिछले साल 2023 के इन 24 पेपर्स का हिसाब लगाया। इसके अलावा 21 और 22 में भी मैंने इसको चेक किया। चेक करके मैंने ये पाया कि मैंने 5 टॉपिक को सेलेक्ट किया। अगर हम इन 5 टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो 90.77 परसेंटाइल सारे पेपर्स में, ये मैंने चेक किया कि ऐसा हो रहा है। 2023 के तो मैंने सारे पेपर चेक किए थे, 21 और 22 के भी मैंने काफ़ी पेपर में वेरीफाई करके देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसे 5 टॉपिक को अपनी तरफ से सेलेक्ट किया है। वैसे कुछ और पेयर भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं, पर मैंने अपनी तरफ से 5 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इन 5 टॉपिक को करेंगे तो आपके लिए ऐसा ये अचीव करना आसान रहेगा। जिसके लिए मैंने सबसे पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है फिजिक्स का, वो नंबर 1 टॉपिक है।
इसके लगभग यूँ मान लीजिए कि हर साल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो करीबन 3-2 आते ही आते हैं। माने मैक्सिमम 3 तक आए हुए हैं, अधिकतर 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी किसी बार 1 क्वेश्चन भी आया होगा। तो डेफ़िनेट आने वालों में से है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी 2 क्वेश्चन की है, 3 क्वेश्चन भी इसके आए हुए हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने पिछले साल का एक वीडियो बनाया था, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस बारे में हर एक टॉपिक की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट की थी कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। तो इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ये भी हुआ है कि एक टॉपिक को हटा दिया गया है, जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक अभी रिमूव कर दिया गया है। फिर भी जो बाकी के टॉपिक है उनमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, जिसमें सिंपल एक सर्किट का क्वेश्चन होता है और एक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन होता है, वोल्ट मीटर, मीटर, गैलोमीटर के। तो मेरा मानना है कि ये आप प्रेफरेंस में रखें ये टॉपिक। इसको मैंने इसलिए नंबर 1 पे रखा है। दूसरे नंबर पे मैंने केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स रखा है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर साल रहे हैं, और इसके अलावा एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी है। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए 11th क्लास के टॉपिक में से ये फेवरेट टॉपिक है, जो कि पक्का होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक पीवी डायग्राम से रिलेटेड सवाल आता है। इस साल कार्नोट साइकिल शायद नहीं आ रहा है, जो आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस में से इसको हटाया गया है। तो आप टॉपिक में से कुछ पोर्शन हटाने के बावजूद भी अभी भी ये टॉपिक अपने आप में डोमिनेंस रखता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स एक मेरे हिसाब से अच्छा टॉपिक है, जिसको आपको कर लेना चाहिए, जिसकी बाउंड्री भी फिक्स है लगभग, माने इसी के अंदर ही आएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के जो डिवीजन है उसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो एक्स-रे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर मॉडल। तो ये तीनों चारों जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक सवाल आता है। तो जैसे अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है। अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक क्वेश्चन ले लें, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन ले लें, या एक एक्सरे का ले लें, या एक बोर मॉडल का ले लें, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के रहते हैं। यानी ये जो पहले 3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये तीनों टॉपिक में ही प्रोबेबिलिटी 3-3 क्वेश्चंस की रहती है। अगर किसी में एक क्वेश्चन कम आ जाए तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इनमें 6 से लेकर के 9 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। तो ये 3 मस्ट टू डू वाले टॉपिक मानता हूँ मैं, ये पक्का आप लोगों को कर लेने चाहिए। हालांकि बाकी 2 टॉपिक में आप कोई और भी सिलेक्शन कर सकते हो, पर ये 3 टॉपिक तो जरूर करें। फिर इसके बाद में चौथा टॉपिक मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फार्मूला बेस्ड होता है, अगर बच्चा ध्यान से उसको जान ले तो कर सकता है। यानी उनको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कुछ शेल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनकी वो कैटेगरी होती है, उसको अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल से करके किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चौथे नंबर पे मैंने टॉपिक अपनी तरफ से सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि मैंने पाया कि लगभग ये जो मैंने रूल दिया 90.77 परसेंटाइल, इसके लिए जो भी मैंने सिलेक्शन किए वो इस तरह से किए कि जो डेफिनेटली आपको नंबर देंगे ही देंगे। और 5वें नंबर पे मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया ईएम वेव एंड सेमीकंडक्टर। ईएम वेव एंड सेमीकंडक्टर कहने के लिए कोई कह सकता है कि 2 अलग-अलग टॉपिक हैं। हाँ, हैं, पर ये जैसे छोटे से हैं, जैसे ईएम वेव एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन डेफिनेट रहता है। सेमीकंडक्टर में इस बार ट्रांजिस्टर हटा दिया है, तो ट्रांजिस्टर के अलावा डायोड का क्वेश्चन आ सकता है और लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ सकता है। तो सेमीकंडक्टर के 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक लॉजिक गेट का और एक डायोड का क्वेश्चन रहता है, और एक ईएम वेव का क्वेश्चन बना रहता है हमेशा। तो ओवरऑल इसके भी 3 से 3, यानी मैंने ये जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, 5 की लिस्ट बनाई है, इनमें सभी टॉपिक के 3 की प्रोबेबिलिटी है और 2 उसमें से आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के 2-2 आएंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इस बात को कैसे कह रहा हूँ, इस बात के लिए मैंने टोटल 24 पेपर इन सब का तो स्टडी किया ही था। इसके अलावा 2021 और
22 के पेपर में भी इस चीज़ को चेक किया तो ये हर बार सेटिस्फाई कर रहा था कि 90.77 परसेंटाइल, इससे ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें मार्क्स ज़्यादा बैठ रहे हैं। अपन ने 37 मार्क्स के हिसाब से 10 किया तो 40 नंबर का हो गया ये, इस हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो अभी जैसे मैं आपको इस चीज़ को वेरीफाई करके दिखाता हूँ, मैंने 4 क्वेश्चन पेपर भी सेलेक्ट किए हैं जिनमें कि यही चीज़ प्रूव हो रही है। 4 क्वेश्चन पेपर जो सेलेक्ट किए हैं, एक तो मैंने जनवरी के अटेम्प्ट में सबसे कम नंबर वाला जिसमें 90.7 परसेंटाइल आ गया, और एक जनवरी में ही मैक्सिमम मार्क्स वाला पेपर था। ऐसे ही अप्रैल के सेशन के भी मैंने 2 पेपर सेलेक्ट किए। ओवरऑल 4 पेपर में मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये पाँचों टॉपिक के क्वेश्चंस हमको इतना मार्क्स अचीव करवा रहे हैं। इसके लिए देखिए ये पेपर, ये मैंने एक पेपर सेलेक्ट किया है जिसके लिए 75 मार्क्स लाने की ज़रूरत थी उस 90.77 परसेंटाइल को क्रॉस करने के लिए। ये था शिफ्ट 1 का पेपर 30 जनवरी का। अब आप इसी में देखिए टोटल 30 क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का है। मैंने ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, रेड कलर से मार्क वो क्वेश्चंस हैं जो अपन ने टॉपिक सेलेक्ट किए उनसे आए हैं। टोटल ये 30 क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है। ये पहले 20 क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जो सिंगल करेक्ट आंसर वाले हैं, और 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल अगर अपन इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था शिफ्ट 1 का वो मॉडर्न फिजिक्स का था, क्वेश्चन नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, क्वेश्चन नंबर 5 सेमीकंडक्टर का था, क्वेश्चन नंबर 6 मॉडर्न फिजिक्स का था, क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं तो केटीजी एंड फर्स्ट लॉ का था, क्वेश्चन नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, क्वेश्चन नंबर 17 केटीजी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 मॉडर्न फिजिक्स 1 का है, और क्वेश्चन नंबर 30 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर आप इसमें काउंट करेंगे जो मैंने 5 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 5 और 3 8 तो 10, पूरे इसके अंदर 10 हिसाब बैठ रहा है। 10 क्वेश्चन अगर आप इसमें सही करके आएंगे तो 10 तो 40, यानी अपने टोटल एक सब्जेक्ट के 40 नंबर आ रहे हैं। अगर आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर ऐसे 10 कर लेंगे तो आपके 10 तो 120 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर तो कट ऑफ मार्क्स 75 ही था, यानी मोर देन सफिशिएंट है ये कैलकुलेशन फिजिक्स के हिसाब से। यानी एक सब्जेक्ट का मैंने 40 नंबर आपको दिला रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर ही चाहिए था। ये कट ऑफ मार्क्स 75 जो था तीनों सब्जेक्ट का मिला के था। अगर आप ये 10 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके एक ही सब्जेक्ट में 40 आ रहे हैं। तो ये शिफ्ट 1 का मैंने एक पेपर का हिसाब दिया है आपको 30 क्वेश्चंस का। एक और पेपर देखिए जनवरी का जिसमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे हमें। जनवरी का ये 1 फरवरी का पेपर है। जनवरी का आखिरी पेपर माने सेशन, जनवरी सेशन का आखिरी पेपर 1 फरवरी को था। उसके अंदर हमें 106 मार्क्स की ज़रूरत थी, यानी 106 नंबर लाओगे तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा एडवांस के लिए। तो अगर मैं इसमें भी देखूं तो आप देखिए रेड मार्क्स जो अपन ने हाईलाइट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 मॉडर्न फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, क्वेश्चन नंबर 7 केटीजी का है, क्वेश्चन नंबर 9 ईएम वेव का है, क्वेश्चन नंबर 12 मॉडर्न फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 13 सेमीकंडक्टर का है, क्वेश्चन नंबर 14 केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 15 ईएम वेव का है, क्वेश्चन नंबर 21 मॉडर्न फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 22 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 23 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर अपन इसमें काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 13 क्वेश्चन आ गए। यानी अगर आप वो सेलेक्टेड 5 टॉपिक के अगर क्वेश्चन करोगे तो जिसका कट ऑफ 106 आया था, उसमें अगर आप एक सब्जेक्ट का कैलकुलेशन करोगे तो एक सब्जेक्ट का आपका लगभग बैठेगा 34 मार्क्स के करीब, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन 13 आ रहे हैं तो ये 52 मार्क्स के करीब आपके पास में आ रहा है। ये भी मोर देन सफिशिएंट आ रहा है। तो ये इस तरह से प्रूव हो रहा है कि जो 5 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए इनके क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। ये एक और मैंने जनवरी अटेम्प्ट वाले से मैंने बताया, मैं अप्रैल के भी मैं 2 पेपर सेलेक्ट किए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स वाला, इसी बात को वेरीफाई करने के लिए जो हमने सेलेक्ट किए हैं। इस तरह के और भी पेपर जो हैं मैंने एनालिसिस कर रखा है। अगर किसी को 2021, 2022 और 2023 के जितने भी पेपर आए थे उनमें टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, अगर वो ये जानना चाहता है तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसके थ्रू वो जान सकता है, उसको मिल जाएगी जानकारी, वो खुद से एनालिसिस कर सकता है। ऐसी लिस्ट आपको मिल जाएगी सारे पेपर्स की।
21 के अंदर जितने पेपर आए, 22 में जितने पेपर आए, 23 में जितने पेपर आए, मैं 4 पेपर सैंपल के तौर पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप उससे खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये एक और पेपर मैंने लिया है अप्रैल वाला, ये 13 तारीख का पेपर है। इसके लिए 82 मार्क्स की ज़रूरत थी एक सब्जेक्ट के अंदर, तो पर सब्जेक्ट आप हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे जो अपन ने टॉपिक सेलेक्ट किए थे उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन ईएम वेव का है, 7th क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है और 14th क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, 16th क्वेश्चन जो है केटीजी का अपन को दिख रहा है, 17th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, 18th करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप में 5 क्वेश्चन आ गए हमारे, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए थे। आप इंटीजर टाइप में 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से, तो आप 21 नंबर का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 22 सेमीकंडक्टर का है, 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, 24 मॉडर्न फिजिक्स का है और 26 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इस तरह से 5 और 4 9 और 10 11, यहाँ पर भी आपने देखा कि 11 टॉपिक हो गए, मतलब 11 क्वेश्चन हो गए। तो 11 चौक 44 यानी 44 मार्क्स आप एक सब्जेक्ट में अचीव कर रहे हो और आपको कट ऑफ के लिए सिर्फ 82 मार्क्स चाहिए। यानी कि ये आधा काम तो फिजिक्स से ही हो जाएगा आपका, जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ आपके सिलेक्शन में। ऐसा अभी देख रहे हैं आप 4 पेपर के एनालिसिस में। अभी चौथा एक और देख लीजिए। ये मैंने मैक्सिमम मार्क्स, ये अभी पूरे पिछले साल का जो अपन कह सकते हैं कि शायद ईजी पेपर रहा होगा, इसलिए 110 नंबर लाने के बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है यहाँ पर इस पेपर में। अगर आप इसमें अपन ने जो टॉपिक सेलेक्ट किए अगर उसकी काउंटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का है, 3rd क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स 1 का है, 5th क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, क्वेश्चन नंबर 12 ईएम वेव का है, क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 17 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 20 थर्मोडायनेमिक्स का है, 23 मॉडर्न फिजिक्स 1 का है, 26 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 29 मॉडर्न फिजिक्स का है। अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो 3 और फिर इधर देखेंगे तो 5 8 हो गए, 8 और 3 11 हो गए। इसमें भी 11 क्वेश्चंस हो गए। तो 11 के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो 11 चौक 44, अगर ये सारे सही कर देते हैं आप, तो 44 मार्क्स आपको फिजिक्स सब्जेक्ट दिला रहा है, जो कि आपको कट ऑफ के लिए 110 नंबर चाहिए थे इस टॉपिक में। तो ओवरऑल मैंने ये 4 आपके सामने मिनिमम और मैक्सिमम वाले रखे। मैंने बाकी सारे पेपर का हिसाब लगाया था 2023 के, और कुछ पेपर्स का मैंने 22-21 में भी इस बात को वेरीफाई किया। तो ये ओवरऑल मैंने एक डेटा दिया है, ये वीडियो से मैं ये प्रूव करने के लिए दिया है, जो बच्चे थोड़े घबराते रहते हैं उनको एश्योरेंस देने के लिए कि आप घबराएं नहीं, आपके पास है अच्छा समय, आप ऐसे छांट करके भी तैयारी कर सकते हैं। आखिरी समय में एक अच्छा एनालिसिस करके कम मेहनत से आप अचीव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस में रहें, डरे नहीं, समय को डर करके खराब ना करें, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि पिछले साल और इस साल की जो स्टूडेंट की संख्या है उसमें भी हमें एक अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो जनवरी का सेशन था उसमें लगभग 8.6 लाख कैंडिडेट जो थे, 8,60,000 कैंडिडेट के आसपास ने रजिस्ट्रेशन करवाया था पेपर देने के लिए। हालांकि 40,000 बच्चे कम गए थे, यानी 8.2 के करीब स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे, 8.6 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर हम इसी साल का जनवरी सेशन का रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो 12.3 लाख हो गया है। वैसे ओवरऑल 2023 में 11.1 दोनों सेशन के मिला के टोटल यूनिक कैंडिडेट्स जो थे वो लगभग 11,10,000 के आसपास थे। इस बार क्या हो गया कि जनवरी सेशन में ही 12.3 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया अपना, यानी कि इसमें से अगर हम 31,000 बच्चे कम कर लें तो 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी कुछ बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं आखिरी टाइम में, वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते, तो कोई भी वजह हो सकती है। तो ओवरऑल हम मान लेते हैं कि 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। पिछले साल लगभग 8.2 लाख ने एग्ज़ाम दिया, तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी इसका एक वजह ये मान सकते हैं कि इस बार क्या है, प्रॉपरली टाइम पर चीज़ें हुई हैं, तो सिस्टमेटिकली टाइम पर होने की वजह से स्टूडेंट्स इस बार इस अटेम्प्ट में अपीयर होने के लिए रेडी हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमारा जनवरी में ही हिसाब किताब सही हो जाए। 12वीं के बच्चे भी यही चाहते हैं, 13th के स्टूडेंट्स भी इस बार प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ कट ऑफ के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट हो। तो इस बात को देखते हुए मैं अपनी तरफ से, हालांकि मेरा मानना है कि यही इसके आसपास ही रहना चाहिए,
पर फिर भी मैंने मेरी तरफ से और कुछ लोगों में अगर घबराहट हो कि है इसमें कोई गारंटी नहीं, पक्का नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ बातें और मैंने अपनी तरफ से टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। ये 5 टॉपिक तो आपने लिए थे। अगर मैं इनमें से थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफ़र में भी जो हीट का कैलकुलेशन है उसमें थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्शन के जो सवाल होते हैं, वो वाला टॉपिक अगर इसके साथ ऐड कर लोगे, तो इसका भी एक सवाल आता है। तो इस सेंस में ये है कि आपको इसकी मदद मिल जाएगी। यानी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत कम मेहनत में हीट ट्रांसफ़र वाला टॉपिक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर आप एश्योर होना चाहते हैं, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि इनमें ही हो जाएगा। अपन ने जोड़ लगाया, लगभग आधा-आधा बैठ रहा है। इन 4 पेपर में आपके सामने हिसाब लगा के दिया है। फिर भी अगर किसी के मन में है तो ये एडिशनल टॉपिक जो बिल्कुल इनसे मिलते-जुलते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पार्ट है जिसको मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 कहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इस बार रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, तो उसके बाद बचा ही कुछ खास नहीं है। जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है बाइंडिंग एनर्जी से कैलकुलेशन वाला, और बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, इनसे जुड़े हुए जो सवाल, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, इनसे जुड़े जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे टॉपिक हैं, ये आप ऐड कर सकते हो। इसका भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ग्रेविटेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ भी रहे हैं और फॉर्मूले बिल्कुल मैच करते हैं एकदम। सिर्फ एक ही कह सकता हूँ कि डबल स्टार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं अगर ध्यान से देखोगे तो। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो आपकी मेहनत है उसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन को और ऐड करोगे तो आपके मार्क्स की माने कन्फर्मनेस और बढ़ जाएगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा डरते हो तो इन 5 टॉपिक को आप कर लो, निश्चित मन रखते हुए। और मेरा मानना है कि ये जो आखिरी समय है, इसको आप अपनी तरफ से घबराने में, डरने में, बच्चों को डर लगता रहता है, कई बार पूछते हैं कि सर क्या करना है? तो जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर जो होता है, डर के टाइम पे खिलाड़ी रन लेते रहते हैं, हर समय रन लेते रहो। तो ये मैंने रन का हिसाब बताया कि मैंने ये टॉपिक किया तो मेरे 2 रन आ गए, फिर मैंने ये टॉपिक किया तो मेरे इतने रन बन गए। यानी आप एक तरह से आपके स्कोर की काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसके आधार पर आप कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं, क्योंकि संशय आपको हमेशा लगा रहेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है। तो बातें बहुत सारी जो आप नहीं जानते, इनमें भी आप अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इनके सब टॉपिक पे जाएँगे तो आपको और अच्छा मिल जाएगा। इन्हीं 5 टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखना आप, तो आपको इनमें भी एक पैटर्न मिल जाएगा। तो उससे आप और कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज़ ए टॉपिक बड़ा टॉपिक लग सकता है, परंतु आप मेंस के पेपर में जब आप हिसाब लगाएँगे तो आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन की कैटेगरी मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। आप अब आपके पास, सबके पास कैपेबिलिटी है। वो जो मेहनत है अगर उसको आप अनंत दिशाओं में लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस मेहनत को लगाओगे तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ना डरें। बेस्ट ऑफ लक।